अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है थ्रोम्बोसिस। और फिर उसके बाद जो है हम लोग हीमोस्टेसिस की बात कर लेंगे ना, नॉर्मल एज वेल एज इंजरी के बाद ना। अच्छा, सबसे पहले ना हमारे पास ना व्हाट इज़ थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस इज़ द मास ऑफ क्लॉटेड ब्लड एक्यूमुलेट इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है, और हार्ट इज़ नोन एज थ्रोम्बोसिस। मतलब मास ऑफ क्लॉटेड ब्लड होता है, फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ क्लॉटेड ब्लड विद इन द ब्लड वेसल्स, और हार्ट इज़ नोन एज थ्रोम्बोसिस। व्हाट इज़ थ्रोम्बस? द मास ऑफ क्लॉटेड ब्लड within the heart or blood vessels is known as thrombus. Thrombosis मतलब formation of that mass of blood, and thrombus is that mass of blood, ठीक है। अच्छा, now first we are going to do the normal mechanism as well as the injury, all this stuff, and then we will do the Virchow triad and all those stuff, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम है, सही है। इनिशियली क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मली क्लॉटिंग नहीं होती ना, तो क्लॉटिंग किन वजूहात की वजह से नहीं होती? हमारे पास जो एंडोथेलियल सेल होते हैं ना, तो वो सर्टेन सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, या हमारे पास हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन I2 वगैरह हो गया, या ये रिलीज़ करता है ADP फॉस्फेटेज, ठीक है, ADP फॉस्फेटेज जो ADP की ब्रेक डाउन करते हैं ना, ठीक है। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड और ये जो PgI2 है ना, ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो प्लेटलेट की एग्रीगेशन हो, सॉरी, प्लेटलेट की जो एंडोथेलियल साइट के साथ बाइंडिंग और प्लेटलेट की जो एक्टिवेशन और एडिशन वगैरह है वो नहीं करने देता ये, ठीक है। है ये नाइट्रिक ऑक्साइड एंड PgI2। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड और PgI2 है ना, ये स्टिमुलेट होते हैं बाय थ्रोम्बिन एंड साइटोकाइंस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो एडीपेज जो है ना, एडीपी फॉस्फेटेज, इसका क्या काम होता है कि ये एडीपी की ब्रेक डाउन कराता है, ठीक है, और जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है उनको नहीं होने देता, ठीक है। अच्छा, नाउ इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ होती है हेपरिन सल्फेट का जो है ना रिसेप्टर होता है ना, हेपरान सल्फेट का, उसके साथ एंटी थ्रोम्बिन 3 बाइंड होता है। जो एंटी थ्रोम्बिन 3 होता है ना, इट इज़ गोइंग टू इनहिबिट द फैक्टर्स विच आर 2, 9 एंड 10, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक और रिसेप्टर होता है जिसको हम थ्रोम्बोमॉडुलिन कहते हैं। थ्रोम्बोमॉडुलिन के साथ थ्रोम्बिन अटैच होता है। थ्रोम्बिन जो होता है वो प्रोटीन सी को इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करता है। जब प्रोटीन सी एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है तो एक्टिव प्रोटीन सी जो होता है वो हमारे पास अलॉन्ग विद प्रोटीन एस मिलके कुछ फैक्टर्स को इनहिबिट करता है, जो फैक्टर 5 और फैक्टर 8 है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ टिश्यू फैक्टर्स भी होते हैं, टिश्यू फैक्टर इनहिबिटर, जो इनहिबिट करता है फैक्टर 7 और फैक्टर 10 को, ठीक है। ये हमारे पास 4 प्रोसेस हो गए। एक एंडोथेलियल सेल से PgI2, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ADP फॉस्फेटेज रिलीज हुआ है। एक जो है एंटी थ्रोम्बिन 3 जो था वो था जो फैक्टर 2 और 9, 10 को इनहिबिट कर रहा है। एक जो है हमारे पास प्रोटीन सी वाला था जो फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को इनहिबिट कर रहा है, और एक हमारे पास टिश्यू फैक्टर था, टिश्यू फैक्टर इनहिबिटर जो फैक्टर 7 और फैक्टर 10 को इनहिबिट करता है। ये नॉर्मली होता है, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास कोई इंजरी हो जाती है ना, एंडोथेलियल सेल की इंजरी हो जाती है ना, तो ये यहाँ पे अब यहाँ से करते हैं। जब एंडोथेलियल सेल की इंजरी हो जाती है ना, तो 3 चीज़ें होती हैं। वास्कुलर स्पैज़म होता है मेनली ना, तो क्या होता है कि हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं ना, हमारे पास एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं ना जिसको हम कहते हैं एंडोथेलिन। वो एंडोथेलिन जाता है और स्मूथ मसल के रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है ये, और जो कंट्रैक्शन करवा देता है। इसके अलावा हमारे पास जब इंजरी होती है ना, तो सिर्फ ये नहीं है कि मतलब एंडोथेलियल की इंजरी हो सकता है कि वो स्मूथ मसल की भी इंजरी हो ना। तो जब स्मूथ मसल की इंजरी होती है ना, तो उसमें हमारे पास मायोजेनिक कंट्रैक्शन होती है, एज वेल एज हमारे पास पेन भी स्टिमुलेट होता है ना। तो पेन की वजह से भी हमारे पास जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी कंट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नाउ अब हमारे पास जब हमने एंडोथेलिन कंट्रैक्शन कर ली, हम लोगों ने जो है वो मायोजेनिक कंट्रैक्शन कर ली, और एक हमने नीजोसेप्टर की वजह से कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास जो एंडोथेलियल सेल है ना, वहाँ पे हमारे पास एंडोथेलियल सेल एक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं वॉन विलेब्रेंट फैक्टर ना। वॉन विलेब्रेंट फैक्टर जो होता है ना, वो क्या करता है कि वो प्लेटलेट की जो है ना एडिशन को इंक्रीज़ करवा देता है विद द एंडोथेलियम। मतलब वॉन विलेब्रेंट फैक्टर्स के साथ जो है वो प्लेटलेट आके अटैच हो जाता है, ठीक है, बाय अ रिसेप्टर कॉल्ड GP1B, ठीक है, 1B के साथ बाइंड हो जाता है। जब ये प्लेटलेट जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, एडिशन होती है फिर एक्टिवेशन हो जाती है, तो इसकी वजह से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं, जैसे कि ADP हो गया, थ्रोम्बोहेक्सिन A2 हो गया और सेरोटोनिन हो गया ना। अब ये ADP और थ्रोम्बोहेक्सिन A2 जो है ना, ये क्या करते हैं कि ये प्लेटलेट्स को आपस में कम्बिनेशन में हेल्प कराते हैं ना। मतलब ढेर सारे प्लेटलेट्स आपस में बाइंड इस ADP एंड थ्रोम्बोहेक्सिन A2 की वजह से होते हैं, ठीक है। और जो इनके बीच में जो रिसेप्टर होता है ना, वो दो प्लेटलेट्स के बीच में, दैट्स GP2B एंड 3A, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, ठीक है। और जो हमारे पास सेरोटोनिन होता है ना, सेरोटोनिन वो क्या करता है, सेरोटोनिन जो होता है वो हमारे पास स्मूथ मसल के साथ बाइंड होता है और हमारे पास कंट्रैक्शन में हेल्प कराता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है क्लॉटिंग पाथवे ना। अच्छा, क्लॉटिंग पाथवे में क्या होता है कि हमारे पास जो लिवर है ना, तो उससे क्लॉटिंग प्रोटीन्स रिलीज होती हैं ना। अब जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास प्लेटलेट एक्टिवेशन, एग्रीगेशन, प्लेटलेट एडिशन, एग्रीगेशन और एडिशन, एक्टिवेशन, एग्रीगेशन तीनों हो चुकी है ना। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉस्फोटाइलसीन का जो है ना, हमारे पास एक लेयर आ जाती है जो नेगेटिवली चार्ज होती है। वो क्या करती है कि वो क्लॉटिंग प्रोटीन्स को अपने पास अट्रैक्ट करवाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमारे पास इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ क्लॉटिंग हो जाती है ना। अच्छा, अब इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे हमें यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ये पहले हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे कर लेंगे, फिर इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमारे पास फैक्टर 3 जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो आता है, वो फैक्टर 7 को एक्टिवेट कर देता है। फैक्टर 7 जो होता है जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करता है, फैक्टर 10 के साथ मिलता है और एक्टिवेटेड फैक्टर 10 बना देता है, ठीक है। फिर एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो होता है अलॉन्ग विद कैल्शियम एंड फैक्टर 5 मिलके हमारे पास फैक्टर 2 की एक्टिवेशन करता है जो प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो हमारे पास फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन ना, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो फैक्टर 2 को फैक्टर 2 नहीं सॉरी, जो फैक्टर 10A जो होता है अलॉन्ग विद फैक्टर 5 और कैल्शियम जो है वो फैक्टर 2 को फैक्टर 2A में कन्वर्ट करता है। अब फैक्टर 2A जो होता है वो फैक्टर 1 को फैक्टर 1A में कन्वर्ट करता है। 1 जो है फिब्रिनोजिन है और 1A जो है वो फिब्रिन है, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास फिब्रिन बन जाता है ना, तो उसके बाद उसकी फिब्रिन की हमें वो भी चाहिए होती है, क्या कहते हैं, मैशवर्क भी चाहिए होता है। मैशवर्क जो है वो एक्टिवेटेड फैक्टर 13 बनाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक में क्या होता है, फैक्टर 12 आता है, फैक्टर 12 जो होता है फैक्टर 11 की एक्टिवेशन करवाता है। फैक्टर 11 जो होता है फैक्टर 9 की एक्टिवेशन कराता है। फैक्टर 9 जो होता है वो फैक्टर 8 एक्टिवेटेड फैक्टर 8 के साथ मिलके एक्टिवेटेड फैक्टर 9 और फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 8 मिलके फैक्टर 10 की एक्टिवेशन करवाते हैं। फैक्टर 10 जो होता है वो अलॉन्ग विद फैक्टर 5 एक्टिवेटेड फैक्टर 5 जो है वो हमारे पास फैक्टर 2 और फैक्टर 1 ये सारा प्रोसेस दोबारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ अब हमारे पास क्या होता है कि क्लॉटिंग पाथवे हो गया। क्लॉटिंग पाथवे के बाद अब हमें क्लॉट बन चुका है हमारा। अब हमने क्या करना है कि क्लॉट की रिजॉर्प्शन करवानी है, ठीक है। रिजॉर्प्शन या हमारे पास उसको हम कहते हैं रिट्रैक्शन एंड रिपेयर प्रोसेस ना। जो प्लेटलेट होता है ना वो हमारे पास कुछ चीज़ें रिलीज़ कराता है, जैसे कि प्लेटलेट फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रैक्शन करवाता है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करवाता है। इन तीनों की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो रिपेयर और जो रिग्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड में हमारे पास आता है फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिनोलाइसिस ना, फिब्रिनोलाइसिस जो होता है ना वो होता है बाय टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अब ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है ना, यहाँ पे रिसेप्टर है ना, इसके साथ क्या होता है, ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है। जब प्लाज्मिन एक्टिवेट हो जाता है ना, तो प्लाज्मिन जो होता है वो हमारे पास ये जो प्लेटलेट ये जो एग्रीगेशन हुई है ना, इसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देता है कि एक्सेसिव क्लॉटिंग ना हो ना, ठीक है। अब जो इसके बाद ना हमारे पास एक चीज़ रिलीज होती है जिसको हम कहते हैं डी डायमर ना। जो डी डायमर होता है ना वो क्या करता है,
जो है ना मार्कर है फॉर क्लॉटिंग, ठीक है। फिर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज़ यूज इन स्ट्रोक पेशेंट्स, ताकि उनको जो है ना बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं क्लॉट फॉर्मेशन ना, उनकी क्लॉट जो है ना वो बंद हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो प्लेटलेट एग्रीगेशन प्लेटलेट्स हैं ना, उसमें हमारे पास ग्रेन्यूल्स होते हैं, अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स होते हैं, गैमा ग्रेन्यूल्स होते हैं। गैमा ग्रेन्यूल्स को हम डेंस बॉडीज़ भी कहते हैं ना। अच्छा, जो अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें मेनली फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर फिब्रिनोजेन हो गया, फैक्टर 1 जो है, या फिब्रिनोलेक्टिन वगैरह हो गया, फैक्टर 5 वगैरह हो गया, इसके अलावा फैक्टर 7 वगैरह हो गया, और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, इसमें अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स में होते हैं। और जो गैमा ग्रेन्यूल्स हैं ना, जिसको हम डेंस बॉडी कहते हैं ना, तो उसमें डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। एटीपी हो गया, एडीपी हो गया, सेरोटोनिन हो गया, और हिस्टामिन वगैरह हो गया, ठीक है। अच्छा, नाउ हमारे पास ना जब प्लेटलेट वॉन विलेब्रेन फैक्टर के साथ बाइंड होता है ना, तीन चीज़ होती हैं: प्लेटलेट एक्टिवेशन, एडिशन, एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन, ठीक है। अब हमारे पास हमने दो रिसेप्टर्स की बात की ना, जो हमारे पास प्लेटलेट को वॉन विलेब्रेन फैक्टर के साथ जो बाइंड करता है वो GP1B है ना। अगर इसकी डिजीज़ हो जाएगी तो इससे B है ना 1B, तो इससे बिनार्ड एस सिंड्रोम याद रखना है, बर्नार्ड एस सिंड्रोम। और अगर ये जो 2B और 3A की अगर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो इसकी जो डिजीज़ इसको कहते हैं ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया, ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया, ठीक है। अच्छा, अब थ्रोम्बिन जो होता है ना, थ्रोम्बिन वो क्या करता है जब थ्रोम्बिन बन जाता है ना, विच इज़ अ फैक्टर 1A ना, वो क्या करता है, सॉरी 1A नहीं 2A, ठीक है। वो क्या करता है कि वो एक प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर को एक्टिवेट करा देता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लग फॉर्मेशन होती है। और दूसरा ये कि फिब्रिनोजेन जो होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है ना। अच्छा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।